मुंबई विद्यापीठ स्तरीय 5 दिवसांच्या या निवासी शिबिरामध्ये मान्यवरांचं खूप खूप स्वागत। आज आपल्याला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले आहेत डॉक्टर HL कैला। ही इज अ प्रोफेसर ऑफ सायकोलॉजी। मी आपल्या विवा महाविद्यालयाचे प्राचार्य भगत सर यांना विनंती करते की सर आपण मान्यवरांना शाल आणि श्रीफळ देऊन त्यांचं स्वागत करावं। आज आपले जे प्रमुख वक्ते आहेत त्यांचं नाव डॉक्टर HL कैला। ही इज अ प्रोफेसर ऑफ सायकोलॉजी। He has 25 years of experience in the field of psychology across industrial sectors. He is an examiner of UPSC exams. He is an editor of the journal Psychological Research and is a Vice President Counselor of Association of India. As well as Dr. Kaila has conducted 300 BBS workshops covering more than 12,000 workforce across the companies such as ITC, ESL, Reliance Industries, Bajaj, L&T, LG, ONGC, etc. Dr. Kaila represented India at the international conference at New York, Berlin and Rome. A very warm welcome, sir. मी मान्यवरांना विनंती करते की आपण आपलं मार्गदर्शन सुरू करावं। काल सांगितल्याप्रमाणे ज्यांना काही विचारायचं असेल, तुमच्या काही डिफिकल्टीज असतील किंवा त्या लेक्चर संदर्भात, तर तुम्ही एक पेपरवर लिहून मॅडमकडे किंवा कोणाकडे आमच्या याच्याकडे द्या। त्याप्रमाणे नंतर सर त्याच्यावर डिस्कस करतील। आय थिंक यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश और इन हिंदी? इन हिंदी और इन इंग्लिश? ओके, ठीक। They can speak in Marathi. I'll understand. Yes. So shall I go down? Yes, I'll go down, sir. Feel convenient. Yeah, I'll put that down. बहुत बढ़िया। सबको नमस्कार। हाँ, तो ये जो आज का हमारे 2 घंटे हमको दिए गए हैं, ये 2 घंटे में हमको क्या जानना है? हमको ये जानना है कि जब हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं, स्पर्धा में बैठते हैं, तो उसमें हमको मानसिक तौर पर क्या तैयारियां करनी है, व्यवहारिक तौर पर क्या तैयारियां करनी है। क्योंकि मैं तो हूँ एक साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, तो मानसिक तौर और व्यवहारिक तौर पर क्या तैयारियां करनी है, उसके लिए मैं केवल आपको मतलब कोई लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप हर कोई इसके बारे में मानसिक तौर, व्यवहारिक तौर पर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बिना झिझक के पूछें। हिंदी में पूछें, इंग्लिश में पूछें, तमिल में पूछें, मलयालम में पूछें, कोई भी भाषा में पूछें, वो हम समझ लेंगे आपकी भाषा। लेकिन जवाब हम हिंदी या इंग्लिश में देंगे, ठीक है? तो ये है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन में हम ये सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आज के भारत को, आज के देश को यूथ पार्टिसिपेशन की, जब लड़के लड़कियों की
जो भागीदारी है हर काम में बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि आने वाले 10 सालों में भारत की जो तस्वीर है, हमारे देश की जो तस्वीर है, वो बिल्कुल बदलने वाली है। और उसकी बागडोर किसके हाथ में रहेगी? आप लोगों के हाथ में रहेगी। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। इसलिए आप कैसा देश चाहते हो, आप कैसा भारत चाहते हो, आप कैसी संस्थाएं चाहते हो, क्योंकि कुछ लोग आप में से कुछ संस्थाओं में चले जाएंगे, ऐसी संस्थाओं में, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओगे, कुछ लोग इंडस्ट्री में चले जाओगे। तो आप कैसा चाहते हो? जैसा अभी अभी कमल हसन हमारे जो एक्टर डायरेक्टर हैं, वो उनका एक फिल्म रिलीज हो रहा है, क्या नाम है उसका? विश्वरूपम। उन्होंने उसके बारे में कुछ बैन लग गया, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उन्हीं की स्टेट में से ऑब्जेक्शन आने लगा, तो उन्होंने क्या कहा कि हम एक सेकुलर स्टेट में रहना चाहता हूं, उसके लिए अगर मेरे को अपनी स्टेट छोड़नी भी पड़े तो मैं छोड़ूंगा, लेकिन मैं जहां भी रहूंगा सेकुलर कंडीशन में रहूंगा। तो आपको सोचना है। अभी जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कहने जा रहा हूं, हर बात को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी बात हम कह रहे हैं हम अपने 30 साल के अनुभव से कह रहे हैं, क्योंकि एक दिन मैं भी आपकी तरह वहां बैठा था। तो बहुत अनुभव से हम आपको एक एक बात चुन चुन कर कह रहे हैं, और आपको प्रश्न करने का हक है, ठीक है? तो जैसे कि अभी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आप बैठने जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी करने जा रहे हैं, तो उसमें से कुछ बातें आपको बहुत सफाई से अपने दिमाग में रखनी है। 2-3 बातें वो आप देख लीजिए। क्या है? एक, क्या आप, जैसे कर्नल साहब से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि क्या आपकी इसमें रुचि है? आर यू इंटरेस्टेड इन दिस कॉम्पिटिशन? इफ द आंसर इज यस, then you go for it. If answer is no, then you look for some other career, because everybody has so many aptitudes, not one. You are fit for so many things. आप, ये जरूरी नहीं है कि आप, जैसे अभी अभी मेरे को एग्जाम्पल मिला, कल आपके पास डॉक्टर किरण जाधव ने प्रेजेंटेशन दिया। वो जानते हैं, वो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, कंपटीशन में उन्होंने हिस्सा लिया, आईपीएस एक पुलिस ऑफिसर बन गए, अभी वो एक बिजनेस में है रिटायरमेंट के बाद में। आप देखिए कि एक आदमी जो मेडिकल में जाता है, जो बीमार पड़ता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए पढ़ाई करता है, लेकिन पहुंचता कहाँ है? एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद भी वो चला जाता है बिजनेस में। इसका मतलब हर आदमी में, हर व्यक्ति में बहुत सारी योग्यताएं हैं। ये आपको अपने दिमाग में, अपने दिल में बहुत क्लियरली सोच के रखना है कि हर व्यक्ति जो यहां बैठा है उसके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, है कि नहीं? अगर किसी को डाउट है तो अभी खड़ा हो जाए, मेरे को पूछे। किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं। हर व्यक्ति जो यहां बैठा है, लड़का या लड़की, हर एक के अंदर योग्यताएं हैं। हमने उस योग्यताओं को बाहर लाना है, उभारना है। कैसे उभारेंगे? अपने दोस्तों से बात करके, अपने टीचर से गाइडेंस लेके, अपने पेरेंट्स की बात सुनकर।
शांतिपूर्वक, झगड़ा करके नहीं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके नहीं। जहां भी देखो कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, इसका मतलब वो हमको थोड़ा पीछे हटना है, हमको अलग दिशा लेनी है, बराबर है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर कंपटीशन में जाने की, या डॉक्टर बनने की, या इंजीनियर बनने की, या फैशन डिज़ाइनर बनने की, या आईटी में जाने की योग्यताएं हैं। और दूसरा, आज की मार्केट, आज की दुनिया में, आज के समाज में अगर आपको, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में सफलता कुछ लोगों को मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी, बराबर है। कुछ लोग आप ही के दोस्त सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ आप ही के दोस्त असफल हो जाते हैं। उसमें हार नहीं माननी है आपने, उसमें हार नहीं माननी है। अगर आपको वो फील्ड में जाना है, कंपटीशन में जाना है, तो आपको बार बार प्रयास करना होगा, बार बार प्रयास करना होगा वहां तक पहुंचने का। क्योंकि ये आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूं, आंख, दिमाग खोलकर, कान खोलकर सुन लीजिए। ये जो इंडियन कॉम्पिटिशन्स हैं, एग्जामिनेशंस हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस हैं, वहाँ मैं रह चुका हूँ। उनका असेसमेंट कैसे होता है मेरे को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। अगर आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है, बहुत अच्छी तरह से मीन्स बहुत ही अच्छी तरह से, सब कुछ भूल भुला के आपने तैयारी की है, तभी आप उसमें निकल पाओगे, वरना कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। क्योंकि वहाँ अगर आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है, साइकोलॉजी लिया है, ज्योग्राफी लिया है, आईटी लिया है, कौन सा सब्जेक्ट आपने लिखने के लिए, मेन सब्जेक्ट आपने जो, कौन से सब्जेक्ट की आपने चॉइस की है, वो बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि ऐसे ही फॉर्म आया वो कुछ भी लिख दिया, नहीं, सोचकर लिखना है। कौन सा सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है कॉलेज में, वो सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि वो सब्जेक्ट की आपको ज्ञान है। उसके बाद में आपको जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, अच्छी बुक्स, उसको बहुत सारी बुक्स को लाइब्रेरीज में जाके पढ़ना है। या कुछ लोग क्या करते हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, उसमें पढ़ना है। मिनिमम 8-9 घंटे पढ़ना है, रोज का 7-8 घंटे पढ़ना है, क्योंकि विषय बहुत बड़े हैं। अभी अभी हम पिछले 2 महीने पहले ही दिल्ली में गए थे। ये जो आप कंपटीशन में बैठकर लिखते हो, वो उसका आंसर शीट असेसमेंट करने के लिए गए थे। तो उसमें जिसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है वो ही पास होता है, वो दूसरे को चांस ही नहीं है इंटरव्यू में जाने का, बिल्कुल चांस नहीं है। इसलिए आप अपना समय अगर आपको कीमती है तो आप सोच लीजिए कि आप इसमें जाना चाहते हो। अगर कदम आगे बढ़ाया है तो आपको पूरे दिलो दिमाग से उसमें टाइम देना होगा। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए, हाथ खड़ा करें। बिल्कुल, बहुत, आप देखिए सभी लोग तैयार हैं, सभी लोग तैयार हैं। इसमें हमको बहुत खुशी है कि आप सब लोग इसमें दिलो दिमाग से जाना चाह, और जो भी प्रेजेंटेशन इधर करते हैं, जैसे केतकर सर आए हैं, किरण यादव, उनकी बातें ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो लोग सफल होके निकले हैं। जो भी यहाँ प्रेजेंटेशन, वो सफल, उनकी सफलताओं का क्या कारण है उनसे पूछिए, उनकी पर्सनैलिटी में झांकने की कोशिश करिए। क्योंकि एक बात तय है, अगर आप पूरी तरह तैयारी करते हैं, ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, समय देते हैं, विषयों का चुनाव अच्छी तरह करते हैं, टाइम मैनेजमेंट, समय का अच्छी तरह उपयोग करते हैं,
तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि हमको बताया जाता है, जब हम आंसर शीट को असेसमेंट करते हैं तब हमको बताया जाता है कि अगर किसी ने बिल्कुल अच्छी तरह से सही आंसर लिखा है, केवल उसी को चांस दिया जाए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी ने बहुत लंबा पेपर लिख दिया है लेकिन ठीक नहीं लिख दिया है, उसको आप मार्क्स ज़्यादा दे दें, नहीं। क्योंकि अगर हमसे कोई गलती हो गई, कोई गलत आदमी अंदर आ गया, तो वो क्या करेगा, उस जो भी कंपटीशन में सिविल सर्विसेज एग्जाम में पास करके आता है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर देश की जिम्मेदारियां हैं। कोई आईपीएस बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई, तो उसके ऊपर देश की जवाबदारी है, प्रजा की, जनता की जवाबदारी है, जनता उसके ऊपर निर्भर है। यानी कि वो डिसीजन मेकर है। तो उसको, वो कैसा व्यक्ति हो, वो जो सिविल सर्विसेज में सफल हो, वो कैसा व्यक्ति हो, कैसा व्यक्ति हो, हाँ, जिसको ज्ञान हो, जिसको वो जो दूसरों की भी सुनना जानता हो। तो ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अभी इसकी कैसे तैयारी करनी है, कैसे करना है, वो एक और आवश्यक बात, आपकी उम्र में अक्सर बहुत सारा, क्योंकि डेवलपमेंट है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, फ्रेंडशिप्स होती हैं, हमारा ध्यान थोड़ा भटक जाता है, हमारा समय कहीं और चला जाता है। वो चीज़ का ध्यान रहे, क्योंकि ये कंपटीशन में आपने बैठना है, तो आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस से बचना है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन से बचना है, क्योंकि यहाँ आपको फुल टाइम देना है। ये फुल टाइम एग्जाम है, ये वैसा नहीं है, बराबर है। अब ये 10-15 मिनट बात करने, हर 10-15 मिनट बात करने के बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप चुप करके बैठे रहे और हम आपको बोलते रहें, ऐसा नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ प्रश्न करो, ताकि ये जो आज का जो प्रोग्राम है, हाँ, वो रेलेवेंट बने आपके लिए। स्टूडेंट रेलेवेंट प्रोग्राम होना चाहिए, ना कि टीचर रेलेवेंट, स्टूडेंट रेलेवेंट। हाँ, दीजिए उनको। आप इधर आ जाओ, इधर आके बोलो, जो भी बोलना चाहता है इधर आओ, यहाँ पेपर में लिखो, यहाँ खड़े होके बोलो। यहाँ आओगे, इसके लिए तालियां लड़की का नाम क्या? दीपा। दीपा। दीपा क्या? दीपा शाह। दीपा शाह। देखो, दीपा शाह यहाँ आई है। ये लड़की देखो, इसका हाइट कितना है? छोटू है। छोटू बोल सकता हूँ? छोटू है। कितना? लेकिन बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, अगर छोटी हैं या थोड़ी मोटी हैं तो वो सामने नहीं आती हैं, वो उनको अंदर से थोड़ा कमी महसूस होती है। ये कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। इसीलिए इसके लिए एक बार और फिर तालियां। बस ज्यादा भी नहीं। और तो इसलिए चाहे आपके सिर में बाल हैं या नहीं है मैं देख रहा हूं, उसको नहीं सोचना है आपने, आपको उसकी तरफ नहीं ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है कि मैंने करना क्या है, लाइफ में मेरा पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उसकी तरफ अपने आप को बांध लेना है। छोटी छोटी चीजों में नहीं भटकना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य जीवन का बहुत बड़ा है। हमने छोटी छोटी चीजों में अपना समय में, मैं दिखती कैसी हूं, ये नहीं, मैं कैसा दिखता हूं, कपड़े कैसे पहनता हूं, और कोई बात नहीं। जब मैं भी आपकी तरह था
तो मेरे पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, तो हमारे पास 2 ही ड्रेस था। तो ये कपड़ों में नहीं जाना है। एक बार आपका एजुकेशन हो गया, एक बार आपका करियर, आप ट्रैक में आ गए, तो फिर क्या है, फिर जीवन का आनंद है, क्योंकि सफलता फिर आपको दिखने लगती है। जहां है सफलता है वहां पैसा भी है, वहां इज्जत भी है, सब कुछ है। पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा अगर आपने अभी से अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। तो अभी अपने आप इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा पूरा जीवन आपके लिए है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरी बात से सहमत हो? यस यस यस, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार और बता दूं, अभी दीपा यहीं खड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, एक बार और बता दूं, हम अक्सर हम लोग सब घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? कि मेरा भविष्य कैसा होगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, सही व्यवहार करते जाओ, कोई चिंता मत करो, लेकिन समय व्यर्थ मत दो। अगर आपने समय व्यर्थ दिया, उतना ही आपका करियर लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा। बराबर है? इसलिए जो बात कह रहा हूं उसको अंदर ले लेना। अगर उसके ऊपर आप चलते हो तो कभी अंदर से चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा कालिया, नहीं वो नहीं, तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये कभी चिंता नहीं करना ना। जो है वो है, होना है। आपने जीवन में हर कोई आदमी आगे बढ़ता है। देखो आप छोटे थे तो जीवन में आगे बढ़े हो ना। हर कोई ये जो प्रगति है वो प्रगति प्रकृति का नियम है। क्या बोला मैंने? प्रगति प्रकृति का नियम, और वो हर किसी के साथ होना ही है, कोई रोक नहीं सकता उसको। चाहे वो करियर में प्रगति हो, चाहे वो आपकी पारिवारिक, चाहे वो आपकी। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके मन में है, वो ये है कि मैं पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूं, पहले अपना करियर ढूंढूं या शादी करूं। होता है ना, ये सबके मन में है, लेकिन ये कोई सीक्वेंस नहीं होता है। कभी कभी शादी का प्रस्ताव पहले आ जाता है कि वो शहरों से नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन उनमें क्या रहता है, एक मनोबल, कॉन्फिडेंस, और क्या, पैशन, और क्या, जज्बा, हुनर, जुनून, यस, ये ऑनेस्टी, ये सब चीजें, ये सब चीजें रहती हैं। इसलिए वो आर्थिक स्थिति उनको आगे नहीं ले जाती। उनका खुद का मनोबल, उनकी खुद की जो उनकी एकाग्रता, मानसिक व्यवहारिक एकाग्रता जो है, अनुशासन जो है, उनकी रुचि जो है, वो आगे ले जाती है। आप लोग सब सहमत हो? यस सर। क्योंकि किताबें तो आदमी लाइब्रेरी में हर तरह की किताबें पढ़ी हैं, हम जा सकते हैं। उसके लिए हमको थोड़ा, अगर आर्थिक स्थिति कम है तो उसके लिए हमको थोड़ा और परिश्रम करना पड़ेगा। बस परिश्रम का अंतर है, परिश्रम का अंतर है। उन्होंने
अगर आप परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करते हो, समय ज़्यादा स्टडीज़ को देते हो, तो क्या होता है कि वो आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं करती है, प्रभावित नहीं कर, क्योंकि देश में आप नज़र डाल के देखो, जितने लोग ऊपर आए हैं, क्या सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी? ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये अपने मन से, ये दीपा ने बहुत अच्छी बात कही है, मानसिकता, मानसिकता कैसी हो, ये सोच के बैठ जाना कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये चीज मेरे को प्रभावित नहीं करेगी। मैं लाइब्रेरी में जाऊंगी, मैं अपने दोस्तों से, अपने टीचर से गाइडेंस लूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। मनोबल, जब मनोबल है, ऊंचा है, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आप देखो, मैं एक छोटे से गांव से यहां आया हूं और आज मेरे को मुंबई में, वसई में रहते 30 साल हो गए हैं। जब मैं कॉलेज में, स्कूल में था, मेरे को नहीं मालूम था कि मैं पूरे विश्व में अपने योग्यता, ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन सबसे अहम बात क्या थी? क्या था? पैशन, कॉन्फिडेंस। वो किसी भी चीज ने कमी मेरे को प्रभावित नहीं किया। हालांकि एक बात और बताना चाहूंगा, जो मैं हॉस्टल में रहता था, है सर, हॉस्टल में रहता था, तो मेरे जो दोस्त थे वो कभी कभी दारू भी पीते थे, लेकिन उन्होंने मेरे को कभी नहीं कहा तुम भी दारू पियो, और ना ही मेरे को कभी रुचि आई वहां। मैं उन सब से आगे निकल आया हूं, क्योंकि दारू, स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सब जो बुरी आदतें हैं, उससे आपका करियर, व्यवसाय, आपकी एजुकेशन जरूर नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगी कि नहीं? यस सर। होगी। इसलिए इस समय जब आप आगे बढ़ रहे हो, उम्र में आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ों से बचना है। अगर आप बच गए तो आपका भविष्य एक सफल व्यक्ति की तरह। सफल व्यक्ति कौन है? जो अंदर से खुश है, जो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा है, लेकिन अपनी आनंद के लिए काम कर रहा है। हम अपने आनंद के लिए काम कर रहे हैं। अब अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूं, अंदर से बोल रहा हूं, मेरे को इसका कोई तैयारी का जरूरत नहीं है, कोई तैयारी का जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये आर्थिक स्थिति, ये हमारी सोच है। हमको थोड़ा सोच में ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, ताकि ये मेरे व्यवहार को प्रभावित ना करे, मेरे को मनोबल को पीछे ना ले जाए। ठीक है? यस सर, थैंक यू। इसको सैल्यूट करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जो भी, हाँ दोनों आ जाओ, जो भी अच्छा प्रश्न पूछता है वो अपने लिए नहीं पूछता है, वो सबके लिए पूछ रहा है। इसलिए जो भी यहाँ आता है उसको सैल्यूट करना जरूरी है। हाँ, पहले कौन बोलेगा? लड़की का लड़का? एक मिनट, एक तांबा तांबा तांबा, कौन बोलेगा? इसके पूछूंगा। लड़की? हाँ लड़की, ठीक है, चलेगा सर। ओ बोलता चलेगा सर। इसलिए इसको हम धन्यवाद देते हैं। बोलो नाम। मेरा नाम प्रीति है। हाँ प्रीति। प्रीति, हाँ, प्रीति, हाँ प्रीति के लिए तालियां। हाँ, तालियां हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसको, उसके मनोबल को, मनोबल को बढ़ाना, अपने ही
दोस्तों के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर हमारे में से किसी को कुछ दुर्घटना होती है, कुछ समस्या होती है, तो हमने मिलजुल कर उसको संवेदना से उसकी समस्या को कम करना है। उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसने हंसना नहीं है। और ये चीज आपको पूरा जीवन तक आगे ले जाएगी, ये ध्यान में रहे। अगर आप उसके ऊपर हंस रहे हो, आप उसकी समस्या का हल नहीं बन रहे हो, तो दूसरा आदमी कोई आपका समस्या का हल नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन में समस्या आनी ही आनी है। समस्या ही हमारे जीवन का मोटिवेशन है। समस्या क्या है? एक चैलेंज है, एक नया मोड़ है, हमको आगे बढ़ने के लिए एक कारण है और कुछ नहीं है। कभी कभी हम असफल हो जाते हैं, तो असफल होना भी एक हमारे लिए एक चैलेंज है कि और मौका मिला है, और मौका मिला है आगे बढ़ने का। कोई भी दुर्घटना, कोई भी असफलता, कोई भी फेल्यूर, एग्जाम में हो, जीवन में हो, पारिवारिक हो, हमेशा समझ के चलना कि वो मेरे को अच्छे के लिए है, मेरे को एक और समय मिला है थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए, लंबी छलांग लगाने के लिए। क्या? लंबी छलांग लगाने के लिए एक और मौका मिला है। तो अब प्रीति की बात सुनेंगे? प्रीति। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि पढ़ाई तो सब लोग करते हैं मतलब, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम पेपर कैसे लिखे, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखे क्वेश्चन। यस। क्योंकि हमारा मतलब जो भी है पढ़ाई किया वो सब उसमें ही दिखता है। सो क्या ट्रिक होनी चाहिए एक्चुअली आंसर्स लिखने के लिए? ये देखो, ये बहुत अच्छी बात कही है प्रीति ने। प्रीति का मतलब है स्नेह, अफेक्शन। तो उसने बोला है कि हम पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई का जो परिणाम है वो लिखने में है। क्या लिखें, कैसे लिखें, ये बहुत जरूरी है। इसलिए ये हमेशा देखें कि जब पहले जो क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। दूसरा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें ध्यान से आंसर शुरू करने से पहले उसमें लिखें क्वेश्चन नंबर 1। बहुत बार देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट हैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं, तो जो असेसमेंट करने वाला है उसको मुश्किल होती है। नंबर 3, आप लिख क्या रहे हैं? आप लिख रहे हैं कि जो जांच रहा है उसको, जो उसको असेस कर रहा है, वो आसानी से पढ़ ले, ना कि आप इतना बारीक लिखें या इतना पास में लिखें ताकि वो पढ़ ही ना पाए। अगर वो पढ़ नहीं पाएगा तो वो असेसमेंट कैसे करेगा? आप खुला लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए, नंबर बना के लिखिए। लेकिन यह है कि अगर आपने ठीक से पढ़ा है, आप ठीक से आंसर कर पाएंगे। अगर आप समझो कि मैंने आधा सिलेबस पढ़ा है, आधा नहीं पढ़ा है, आप कभी पास नहीं, आप निकल नहीं पाओगे। क्योंकि ये सिविल सर्विसेज ऐसा है कि आपको सिलेबस को अच्छी तरह अंदर तक समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। क्योंकि ये पेपर्स क्या है? ये केवल पेपर्स नहीं है। समझो एक सोशियोलॉजी का प्रश्न है या साइकोलॉजी का है, तो वो आपको पूछ क्या रहे हैं? वो पूछ ये रहे हैं कि उसका समाज में उसका एप्लीकेशन क्या है। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपको, वो पूछ रहा है कि सामाजिक उन्नति के लिए ये उस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। क्योंकि जो सफल होके आगे आएगा उसका जो आंसर है उसकी मानसिकता दर्शाता है।
क्योंकि अगर जॉब में काम करते करते अगर वो एप्लीकेशन उसको करना पड़े, उसका जवाब देना पड़े, तो वो क्या जवाब देगा, वो आंसर में लिख रहा है। इसलिए सही व्यक्ति का सिलेक्शन होता है वहां, क्योंकि आपने लिखा क्या है, आपकी जो लिखाई है वही आपका व्यक्तित्व बता रहा है। इसलिए एक पूरी तरह सिलेबस को अलग अलग किताबों में पढ़ लीजिए और फिर उसको सफाई से उसको खुला खुला करके लिख दीजिए, ताकि जो जांच रहा है उसको जांचने में कोई परेशानी ना हो। और देख लीजिए दूसरा देख लीजिए कि अगर आपके पास 3 घंटे हैं तो प्रश्न कितने हैं लिखने के लिए। अगर प्रश्न आपके लिए 3 घंटे हैं, मतलब 180 मिनट हैं, और अगर 6 प्रश्न आपको आंसर करने हैं तो एक प्रश्न के लिए कितने आपको टाइम मिला, 30 मिनट। तो आपको घड़ी देख के चलना है कि 30 मिनट यानी कि 29 मिनट हो गए, तो आपने उसको समराइज कर देना है, क्लोज कर देना है। क्योंकि अगर 6 प्रश्न आपने आंसर करने हैं तो 3 लिखने से आप पास नहीं होंगे, 4 लिखने से आप पास नहीं होंगे, आपको 6 ही अटेम्प्ट करना होगा। क्योंकि 6 जो है, 6 से ही आपका जो सिविल सर्विसेज में सफल होने का जो उत्तरदायित्व है वो पता चलेगा कि आप 6 प्रश्न जो है वो आपकी जॉब प्रोफाइल है, आपको एज ए IPS, एज ए IFS, एज ए कलेक्टर वो दर्शाता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है कॉलेज में हम उसको एक थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं सिविल सर्विसेज में, कंपटीशन में, तो वो उसका एक उसी जो हमने पढ़ा है उसको लागू कैसे करेंगे, हम फैसला कैसे लेंगे अगर वही प्रश्न समाज में हमारे सामने खड़ा हो गया तो। समझ गए? वो प्रश्न जो है प्रश्न नहीं है, वो प्रश्न हमारे समाज के लिए प्रश्न है, और तब आप उसको आंसर कैसे करोगे, उस तरह का प्रश्न है। समझ गए? तो इस तरह आपने एक एक करके टाइम तय करके उसको आपने लिखना है अच्छी तरह से, और उसके लिए आपको समय निकालकर थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। पहले जो पूरा सिलेबस है, पहले पूरे सिलेबस को पढ़ लीजिए, बाद में जो क्वेश्चन आंसर रहता है पिछले सालों का, उसको फिर उसके आधार पर तैयारी करिए। तो फर्स्ट लेवल पर पूरे सिलेबस को समझ लीजिए, यहां से पूरा सिलेबस क्या है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर की तैयारी करने के लिए आपको जल्दी होगा, सहूलियत होगा। यह जरूरी है, यह बहुत अच्छा है। पूरा सिलेबस पढ़ो, फिर क्वेश्चन आंसर को अपने आप को सेल्फ टेस्ट करो उसके ऊपर। सो ये प्रीति का जो प्रश्न था वो आप सबके लिए था। आपको आंसर मिला? यस सर, थैंक यू सर। जय हिंद। आपका नाम? भरत। भरत से भारत बना, और भरत हमारे सामने, इसके लिए बहुत जोर से तालियां। थँक्यू। भरत, आपका प्रश्न? सर, माझा प्रश्न असा आहे, जर एखाद्या व्यक्तीने त्याचा एम निश्चित केलाय आणि त्या एमपर्यंत जाण्यासाठी त्याला इकॉनॉमिक पॉवर त्याची जर लो पडत असेल, तर त्याने तो एम सोडून दुसरीकडे वळायला पाहिजे की नाही, का त्याच्यावर कायम राहायला पाहिजे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, भरत है और प्रश्न कैसा है कि अगर मेरी आर्थिक स्थिति कमी होती है तो मेरा जो एम है, एम से हट जाना चाहिए या एम से डटे रहना चाहिए, यही प्रश्न है। तो आप क्या बोलते हो, डटे रहना चाहिए या हट जाना चाहिए? तुम क्या करोगे? सर, मैं ऐसा करूँगा, जो मेरा एम है वहाँ तक जो इकोनॉमिक पावर चाहिए मुझे,
वो पहला इकोनॉमिक पावर मैं अचीव करूंगा, देन मैं मेरा एम कंप्लीट करूंगा। इसमें आप इकोनॉमिक पावर जो है, देखो बहुत जगह से कॉलेज आपको हेल्प करता है, स्कॉलरशिप देता है, दोस्त आपको हेल्प करते हैं, बैंक आपको हेल्प करता है, कॉरपोरेशंस आपको हेल्प करती हैं, जो कंपनीज हैं। इसलिए अगर हट जाते हो एम से, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको आप मनोबल की कमी हो रही है। इसलिए वो प्रैक्टिकली भी आपको देखना होगा। देखो प्रैक्टिकली भी देखना होगा। उसके अगर सपोज ये स्पर्धा जो एग्जाम सिविल सर्विसेज को तैयारी करते करते एक बार दो बार आपको सफलता नहीं मिली है, लेकिन आर्थिक स्थिति परिवार की या मेरी कुछ ऐसी है कि उस समय उस दौरान मेरे को कोई जॉब मिल जाती है, कुछ और ऑफर मिल जाता है, तो क्या मेरे को वो लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए। तो उस समय, क्योंकि हमने कहा शुरू में कहा कि हर आदमी के अंदर एक नहीं बहुत योग्यताएं हैं। वो स्पर्धा में भी जा सकता है, वो अध्यापक भी बन सकता है। तो आपने देखना है कि जो दूसरी ऑफर मिल रही है वो आपकी रुचि के कितना करीब है। वो बिल्कुल हटके तो नहीं है, ताकि उसमें आप पैसा तो मिले और थोड़ा आपको मनोबल भी मिले, आपको उसमें आनंद भी आए, ताकि उसको उसमें और आप परीक्षा दे देकर आगे बढ़ जाएं। क्योंकि जीवन में तो परीक्षा है, हर साल परीक्षा है। आर्थिक स्थिति भी एक परीक्षा है, उसकी दूर करने के लिए आपको और परिश्रम करना है, और परिश्रम करना है, और परिश्रम करना है। अलग अलग जगह में देखना है, तैयारी करनी है। तो इसलिए वो थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर देखना है कि मैं उस समय वो फैसला आपका होगा। और आपके परिवार प्रेशर में आके नहीं, अपने टीचर से बात करो। जो टीचर आपको सही दिशा देता है उस टीचर से जाके बात करो कि क्या मैं ये अभी एक मोड़ पर हूँ, ये करना चाहता हूँ लेकिन ये भी मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ। उस समय आप किसी अपने जो आपका हर व्यक्ति के लाइफ में एक व्यक्ति होता है, हाँ, रोल मॉडल, चाहे वो रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, या कोई फैमिली डॉक्टर हो, या वो चर्च में हमारे प्रीस्ट हो, या वो कोई भी हो। एक व्यक्ति होता है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, तो उस व्यक्ति को जाके मिलो। या आजकल इंटरनेट में भी बहुत सारी हेल्प है। आप क्वेश्चन लिखो, देखो लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन फैसला आपका है, क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा है, फैसला आपका है, फैसला आपको लेना है। अगर आपने फैसला लिया तो आपको उसका जो भी परिणाम होगा उसको आपने सहना है, उससे पीछे नहीं। आपको अपने को दोष नहीं देना है कि मैंने उसको कर लिया और गलत फैसला ले लिया और अब मैं आपको खुद को भी दोष देना शुरू कर दिया ना। जो जीवन में फैसला लिया है उसको फिर परिणाम भी आपने, चाहे वो आपके हित में हो या ना हो, वो आपको परिणाम आगे बढ़कर पूरे मनोबल से लेना है। आपको दोष नहीं देना है। दोष देना शुरू कर दिया तो आपका मनोबल कम हो जाएगा। वो इसीलिए ये जो अभी का प्रोग्राम है वो है मानसिकता कैसी रखनी है अपनी, ताकि इस स्पर्धा में आप आगे बढ़े। तो ये जो मानसिकता है, जो माइंड है, ये बहुत एक सेंसिटिव है। उसको हमने किस तरह से हमने उसको डिसाइड करना है, इधर या उधर। ठीक है, धन्यवाद। इनके लिए फिर से तालियां।
1 मिनट क्या बहुत करना है? हाँ आइए, आप भी आइए और आप भी आइए सब। हाँ एक और आ गए, देखिए सब लोग इधर आ जाओ जो क्वेश्चन करना चाहते हैं। 3 4 5 लोग इधर खड़े हो जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ, लेकिन इसके साथ में मेरे को एक थोड़ा पानी का गिलास भी चाहिए। पानी का किधर है? हाँ है, 1 मिनट पानी पी लूं क्या? सर कहना है श्योरली। तो ये लड़के ने पूछा कि क्या ये क्लास के बाद मैं 2 मिनट आपको मिल सकता हूं? हमने बोला जरूर, क्यों नहीं पूछना, क्यों मिल सकता है ये नहीं, वो मिलना चाहता है तो मिलना है बस, क्यों नहीं। और भी कोई मिलना चाहता है तो जरूर मिले, क्योंकि उसका व्यक्तिगत प्रश्न है तो हमको उसको मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। वो भी मिलना चाहता है, दूसरा भी पीछे से बोल रहा है। तो उसके साथ जाते जाते हम आपको अपना फ़ोन नंबर भी दे देंगे ताकि आप बात करो, और जो बात हम आपको बताएं अगर आपको अच्छा लगे अपने दूसरे दोस्तों को बताओ ताकि उनका मनोबल भी बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज देश को आपके तरह जो यूथ है उसकी ज़रूरत है। मनोबल, विकसित मनोबल आपकी ज़रूरत है। इसलिए सबसे पहले प्रश्न हम लेंगे इधर से या इधर से? एक मिनट, थांबा 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 1 मिनट। ये में अभी हम अपने कर्नल साहब से पूछे, सर इधर या इधर? लेडीज फर्स्ट। तो सर ने बोला लेडीज फर्स्ट। नहीं, देखो हमारे जो अध्यापक कहेंगे वो हमको मानना चाहिए, ठीक है? ये चलता है? हाँ हाँ, 1 मिनट प्रश्न सुनिए, क्योंकि प्रश्न जो है वो इसका नहीं है, वो आपका प्रश्न है, आपके मन का प्रश्न है। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा चौधरी है। पूजा है, पूजा बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। वो इसका नाम के लिए तालियां बजाओ। अभी देखो पूरा जीवन इसको अच्छा लगेगा कि मेरा नाम कितना बढ़िया है। पूरा जीवन ये सोचती रहेगी कि 300 लोगों ने मेरे नाम को। पूजा सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हम जब एमपीएससी यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो कई बार, सबका तो पता नहीं, पर मेरा ऐसा हो जाता है, पढ़ाई तो की रहती है अच्छे से, साल भर की रहती है अच्छे से पढ़ाई, पर जैसे क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, वैसे तुरंत सारे क्वेश्चन में कंफ्यूज होना शुरू हो जाती हूँ मैं। ऐसा मैं मेरा कह रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा है, सेकंड याद आ रहा है, सेकंड लिखने के लिए हम बैठ गए तो सेकंड में कुछ इतना गुम हो गए कि टाइम हम पता नहीं उस टाइम पे मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ भी किया, फिर से हमने थोड़ा टाइम बच गया, फिर से फर्स्ट याद आ गया हमको पूरा, फिर हम लिखते बैठे तो वही 10 मिनट 15 मिनट जो हमारे बाकी रहते हैं उसमें उसी आंसर को खींचते रहते हैं। तो सर कैसे, मतलब स्टडी करने के बाद उस टाइम पे हम इतने कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं कि आता रहता है तो भी हम इतनी कंफ्यूजन के साथ उसको लिखते थे, फिर घर पे जाके याद आता है कि नहीं, मेन टॉपिक तो मैं डालना ही भूल गई उसके अंदर, और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो आधा टाइम घड़ी देखने में ही चला जाता है। तो आप एग्ज़ाम का जो टाइम है, जो 2 घंटे 3 घंटे होते हैं, उस समय अपने दिमाग को, अपने मन को हम किस तरह से स्थिर रखें, शांत रखें, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। देखिए, पूजा का प्रश्न बहुत
महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, और आप इसलिए के लिए आंसर जानना चाहते हो। और इसका आंसर के लिए मैं पूजा को 3 प्रश्न पूछूंगा और इसको आंसर मिल जाएगा। प्रश्न पूजा जी। क्या आप परीक्षा भवन में जाने से पहले जी। रात को कितना घंटा सोया? रात को तो पता नहीं, पर सुबह जल्दी उठ जाते हैं फिर से रिवाइज करने के लिए। नहीं, हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न ये था कितने घंटे सोए? हाँ, कितने घंटे उस रात को कितना घंटा सोया? 5 आवर्स। 5 आवर्स। इसका मतलब आपने 12 बजे रात को सोया और 5 बजे सुबह उठ गया। 11 बजे सोए, 4 बजे उठ गए। 11 बजे सोया, 4 बजे उठ गया। तो एक तो इसका जो प्रश्न का उत्तर इसी में छुपा है, ठीक है? क्योंकि जो आपकी अपर्याप्त निंद्रा है, जी, अपर्याप्त निंद्रा है, इनएडिक्वेट स्लीप जो है, वो आपको ब्रेन को डिस्टर्ब कर रही है। जी। अक्सर जब आपका जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले आपको स्लीप जरूर लेना, जरूर 8 घंटा स्लीप लेना बहुत जरूरी है, जी, ताकि आपका मन जो है थोड़ा स्थिरता में आ जाए। नंबर 2, दूसरा प्रश्न ये जो है, दूसरा प्रश्न ये है कि जो भी एग्जाम के लिए आपने तैयारी की है, जी, क्या आपने उसकी तैयारी कुछ महीने पहले ही शुरू कर दी थी या कुछ दिन पहले ही शुरू की थी? नहीं, कुछ महीने पहले। कुछ महीने पहले। जी। तो अगर आपने कुछ महीने पहले ही तैयारी उसकी कर दी थी, रिवीजन भी शुरू कर दिया था, क्या रिवीजन की थी? रिवीजन का समय मिला? जी, मिला, जितना चाहिए था। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम दिन में कितना घंटा रिवाइज करते हैं। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जी। आपका अनुभव क्या कि आपने जो स्कूल में या कॉलेज में आपने कैसा अपने साथ तैयारी किया, अब जो तैयारी करने जा रहे हैं, जी, उसके लिए आपको 3-4 बातों का ध्यान देना जरूरी है, ताकि आप अपने मन को स्थिर रखें और अपना उत्तर सही तरीके से लिख पाएं। एक, आपको बोला गया कि आप 7-8 घंटे पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, लेकिन ये नहीं बोला गया कि आप लगातार पढ़ते रहो। जी, उसके बीच बीच में आप शॉर्ट ब्रेक लो। शॉर्ट ब्रेक लेना जरूरी है। जो पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्शन करो, उसको कॉम्प्रिहेंशन करो, उसको समझो। ये नहीं कि पढ़ते जाओ और एक। दूसरी बात कि बीच बीच में थोड़ा अपना मनोरंजन भी करो। जी, थोड़ा जो भी म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है, जो भी रिलैक्सिंग म्यूज़िक है, ना कि बहुत रॉक म्यूज़िक या ऐसा म्यूज़िक नहीं, जो माइंड को रिलैक्सिंग म्यूज़िक है, उसको थोड़ा थोड़ा सुनो। अपनी माँ के साथ बैठो, अपनी माँ के साथ किचन में थोड़ा, उसको भी ये ना लगे कि ये तो कंपटीशन में लग गई है, अभी मेरे लिए इसके वाला समय नहीं है। किचन में थोड़ा उसके साथ भी कोई सब्जी बनाओ, कोई चपाती बनाओ। वो उससे क्या होगा, उससे आपकी एनर्जी कम नहीं होगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी कम नहीं होगी। यहाँ ऐसा नहीं बोला गया कि आपने MPSC UPSC में बैठ गए तो आपने 8-9 घंटे तैयारी किया और नहाए ही नहीं। आपको पूरी तरह अपना फिजिकल हाइजीन जो है पूरी तरह ठीक रखना है। अपना जिस बिस्तर में सो रहे हो, कभी कभी क्या है, बिस्तर में सो रहे हो, आपने अपना उसका तकिया या चादर बदला ही नहीं, डस्ट हो गया, बैक्टीरिया आ गया, आपको कोल्ड कफ हो गया शुरू, नहीं। फिजिकल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, पर्सनल फिजिकल हाइजीन, और जहां आप तैयारी कर रहे हो वहां का हाइजीन बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये अक्सर होता है कि आपने फिजिकल हाइजीन के ऊपर ध्यान नहीं दिया और क्या हुआ, एग्जाम के एग्जैक्ट 1-2 दिन पहले आप बीमार पड़ गए। जी सर। आप बीमार पड़ गए। अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो आप ये ना करें कभी
कि उसको खुद मेडिकेशन करने की जरूरत करें, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। खुद मेडिकेशन मत करो, खुद अपना दवाई लिया और खा लिया ये कभी मत करो हमेशा, क्योंकि खुद करोगे तो 10 दिन तक पड़े रहोगे। अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो हो सकता है एक दिन आधे दिन में भी आप स्वस्थ हो जाओ। तो कोई भी बीमारी हो, खुद दवाई खुद डॉक्टर मत बनो, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो, ये समझना बहुत आवश्यक है। एक, क्योंकि हम करते हैं कि हम खुद ही उसको करना शुरू कर देते हैं। एक तो इसलिए ये और उसके रिवीजन करना है। और डाइट, आप ये नहीं है कि आपने 8 घंटे खाया तो फिजिक एनर्जी तो चाहिए, खाना तो चाहिए। जो भी खाना आपको ठीक लगता है वो खाओ, फल है या सब्जियां हैं, रोटी है, जो आपको सूट करता है। जो खाने से पेट में गड़बड़ होती है, गैस होता है, वो मत खाओ, क्योंकि हर एक आदमी का जो फिजिक है अंदर वो थोड़ा सा अंतर है। ये नहीं है कि इसको कॉफ़ी सूट करता है, इसको नहीं करता है। तो ये देखना है कि आपको सूट क्या कर रहा है, वो खाओ और एनर्जी रखो। कभी कभी होता है कि आपको बहुत बोर हो गए, उसी समय अगर आप थोड़ा वॉक करने चले गए या थोड़ा चॉकलेट मुंह में रख लिया, आप देखो आपका ब्रेन एकदम पॉजिटिव हो जाता है। होता है कि नहीं? जी सर। तो आपको थोड़ा सा सेल्फ मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं पर्सनल मैनेजमेंट, थोड़ा सा हल्का सा पर्सनल मैनेजमेंट। अगर उसके दौरान, उस कंपटीशन की तैयारी करते के दौरान समझो आपकी मम्मी के साथ झगड़ा हो गया, क्योंकि होता है कि नहीं, पापा से झगड़ा हो गया, तो तुरंत उनके पास जाके उनसे माफी मांग लो, सॉरी बोल दो, क्योंकि सॉरी बोलने से क्या होगा, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। उसका, पापा का मन भी शांत हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो बोलेगा ये बच्चा तैयारी में है, इसके लिए मैं और कुछ करूं। लेकिन अगर आपने उनको चैलेंज किया, मम्मी को, पापा को, और उसको उसके साथ आर्गुमेंट शुरू कर दिया, तो क्या होगा, वो बोले मैं कुछ नहीं करती, इसको करने दो, करना है, एक तो इसके लिए करो और 2 बातें भी सुनो। ऐसा नहीं। तो इसको हम बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। तो हम अपना सोशल एनवायरनमेंट को किस तरह हारमोनियस तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हम करते करते आगे बढ़ना है। सोशल हार्मनी बहुत आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए। तो मानसिक स्थिरता के लिए कितनी चीज़ों की जरूरत है कि कुछ महीने पहले ही तैयारी की जाए, हाइजीन का ध्यान रखा जाए, उसमें लिखित प्रैक्टिस की जाए जी, लिख के प्रैक्टिस की जाए। और फिर ये अक्सर होता है कि जब इतना सिलेबस मैंने तैयार कर लिया और जो पेपर, अगर 3-4 पेपर हैं और जो पेपर उस दिन है उसकी प्रैक्टिस की जाए, ना कि दूसरे की, उसकी प्रैक्टिस की जाए, उसकी रिवीजन की जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। और दूसरी बात, अगर आप में से किसी को एग्जाम के दिनों में कोई समस्या आती है इस तरह की, तो आप मेरे को फोन भी कर सकते हो। ओके सर। मेरा फोन नंबर है, ईमेल भी लिख बताऊंगा उस समय। हाँ, मेरा फोन नंबर है 093, आप वहां जाके लिख लेना। जी जी। 09322006518। फिर से बोलता हूँ, 09322006518। और ईमेल भी है। ईमेल सभी छोटे अक्षरों में है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में, K फॉर कोलकाता, A फॉर अमेरिका, I फॉर इंडिया, L फॉर लंदन, A फॉर अमृतसर,
H for Honda, L for London @hotmail.com। मैं फिर से बोलता हूँ KAILHL@hotmail.com। क्लियर है? बहुत धीरे से, इसी तरह धीरे से बोलना है। अब फटाफट बोल देंगे तो कुछ मिस हो जाएगा, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत सरल रहना चाहिए ताकि सबको मिल जाए। ठीक है? मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन कर लिया ना, अभी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। हाँ देखो पूजा, क्वेश्चन तो कर लिया लेकिन कुछ बताना भी चाहेगी। बताओ, बहुत खुशी से बताओ। आप जब से यहाँ आए हैं ना, तो तब से मैं आपको वहाँ से नोटिस कर रही हूँ कि आप सिर्फ स्टडी के बारे में नहीं बता रहे हैं, एग्ज़ाम के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि कुछ पर्सनल बातें होती हैं जो कि एक फादर या एक ब्रदर कुछ बताए कि हाँ बेटा तू ऐसे स्टडी कर, या फिर सिस्टर तू ऐसे स्टडी कर, या फिर इसमें ये कर। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और थैंक यू सर। तो हम यहाँ, क्योंकि हम यहाँ कोई अध्यापक बन के या एक्सपर्ट बन के नहीं आए हैं, हम आपके मित्र बन के, आपके भाई बन के, पिता बन के, माता बन के ऐसे ही बात कर रहे हैं ताकि आपको अफेक्शन लगे, आपको अपनापन लगे। हाँ, अभी ये लड़की बोलती है मैं बोलूंगी, ये लड़का बोलता मैं बोलूंगा। आप बताइए कौन बोले पहले? साथ में बोलते हैं सर, साथ में बोलते हैं। one chance I think। वो क्या बोलता है, एग्जाम में भी लेडीज फर्स्ट हुआ तो हम सब फेल हो जाएंगे। या सर श्योर। चलो अभी आप भी अपने इसको दोस्त मान के इसको पहले बोलने दे दिया, उसने पहले दे दिया है। सर माय क्वेश्चन इज एक मिनट थांबा शांत। My question is to how to change the Indian mindset and even the world. My dream is to make new world and of quantum level. Like their mindset is too low as compared to the others developed country and most which as you know that our countries is not developing so much as required by global competition. So how can I help to them to make it so? Even I want to become like you. So can you help on this? वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका नाम क्या? मंगेश। मंगेश ने इतना अच्छा प्रश्न किया है कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारा माइंडसेट कैसा है, क्या हम उन अमेरिका, कनाडा, उन देशों की तरह हम कैसे बने, हम अपना माइंडसेट कैसे बनाएं कि हम उनसे भी अच्छे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं बहुत अच्छे तरीके से। देखो, मैं बहुत सारे देशों में गया हूं, लेकिन हमने देखा है कि हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे, उन लोगों के साथ कंपटीशन नहीं किया हमने, लेकिन हमने अपने साथ कंपटीशन जरूर किया, खुद के साथ, कि मेरी योग्यता क्या है, क्या मेरी योग्यता, मेरे में मेरा लेवल क्या है, मैं अपने लेवल को और आगे कैसे बढ़ाऊं। उन लोगों को हमने पढ़ा, देखा कि उनमें क्या अच्छी बात है, वो हमने अपने अंदर धारण की। तो धीरे धीरे अनुभव करके हम अपने स्तर को, योग्यता की स्तर को बढ़ाते चले गए, योग्यता की स्तर को बढ़ाते चले गए। तो इसलिए कंपटीशन के भाव से नहीं, लेकिन ये भाव से कि जो मैं कर रहा हूं वो ग्लोबल तक पहुंचे, विश्व तक पहुंचे। और हमने देखा कि हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, हम जो लिखते हैं, हमारे भी जो लेख हैं, आर्टिकल हैं, इंटरनेशनल लेवल में पब्लिश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि
हम जो लिखा, हम जो अनुभव किया, वो इंटरनेशनल क्वालिटी का था। इसलिए हमने खुद अपने आप को इस स्तर तक ले जाना है ताकि कोई भी विदेशी देश वो हमारी बात को, हमारे लेख को पढ़े, सुने। लेकिन ये ऐसा नहीं है। हमारे कितने भारतीय हैं, अनगिनत भारतीय हैं जो यहाँ रहकर दूसरे देशों से कहीं ज़्यादा विकसित हैं। यहाँ रहते भी, इवन वसई में इतने अनगिनत लोग हैं जो कि दूसरे देशों से कहीं ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं, यहाँ ही हमारे आसपास में ही। तो ऐसा दिमाग में रखना कि नहीं मैं छोटे शहर में हूँ, छोटे कॉलेज में हूँ, नहीं, मैं तो एक छोटे से शहर से आया, अभी मैं पूरे विदेशों में, हमारी बात सुनते हैं वो लोग, पढ़ते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप अपना मनोबल कहीं भी ले जा सकते हो, अपनी योग्यताओं को कितना भी प्रज्वलित कर सकते हो, उभार सकते हो। आपने पढ़ते रहना है, स्टडी करते रहना है। जीवन में दुर्घटनाएं होती रहेंगी, कई बार रोना पड़ता है, कई बार रोना पड़ता है, बाथरूम में जाकर, बेड में बहुत बार रोना पड़ता है लाइफ में। ये मत सोचो कि जीवन में हमेशा हंसी बनी रहती है, ना ना। हर किसी को, लड़कों को, लड़कियों को बहुत रोना पड़ता है, और रोना अच्छी बात है, रोना बुरी बात नहीं है। रोने से आप देखो, रोने के बाद हम हल्का हो जाते हैं, होते कि नहीं? हाँ, सो क्राइंग इज गुड, क्राइंग इज नॉट बैड। क्राइंग को हम हमेशा कमजोरी समझा गया, नहीं, कमजोरी नहीं है। ये तो रोना आया, कभी हम इमोशनल होकर रोते हैं, कभी हम संकट में रोते हैं, तो कोई बात नहीं, रोना आया तो रो। तो इसलिए, लेकिन अपना मनोबल बढ़ा के रखना है, ठीक है? सर, हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है कि एमपीएससी में पहले स्टूडेंट एक सब्जेक्ट चूज़ करते थे, लेकिन एमपीएससी को अभी सारे सब्जेक्ट में टैलेंटेड स्टूडेंट चाहिए, तो उन्होंने सब्जेक्ट चूज़ करने का पैटर्न कैंसिल कर दिया। 2012 में ही किया। यूपीएससी भी करने वाली है ऐसा पैटर्न चेंज, तो ये शायद मुझे पूछना था, यूपीएससी करेंगे कि नहीं करेंगे? वो देखिए, जो पैटर्न चेंज होता है वो एक फैसला उस स्तर पर लिया जाता है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, उसमें हम या आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो सिलेबस दिया गया है उसकी तैयारी हमने करनी है, उसकी किताबें हमने पढ़नी है, तो उसमें कोई हमारा ये नहीं है। जो अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन भी ठीक है, अगर नहीं है तो हमने उसको करना ही है। लेकिन ये देखना है कि जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ने हैं वो कितनी अच्छी तरह से करूं मैं। हाँ, क्योंकि वो पढ़ाई पहले से स्टार्ट किया था मैंने, और अभी उन्होंने पूरा ऑप्शनल कर दिया, तो वो बुक्स भी अवेलेबल ऐसे नेट पे गवर्नमेंट का कोई साइट नहीं है कि जहाँ पे एमपीएससी के सारे बुक्स का लिस्ट मिले। जो भी न्यू सिलेबस चेंज किया है उसका बुक्स जल्दी से नहीं मिलता है। तो आप देखिए, एमपीएससी का ऑफिस है यहाँ मुंबई में, आप वहाँ जाइए, वहाँ आप किसी को भी मिल सकते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ जाइए और वहाँ वो आपको मदद करेंगे। तो फ़ोन करिए, फ़ोन पर भी आपको बढ़ावा देंगे। आप जाइए, कभी कभी हमको हिलना है, मोबिलाइज होना है, देखना है कि कहाँ पुस्तक अवेलेबल है। मैं मास्टर्स लेवल पर पीजी में पढ़ाया, बहुत साल पढ़ाया, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, लड़कियां, एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी में। तो मैंने देखा कुछ लड़कियां जो हैं वो फॉरेन के ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, उनको भी लिख देती थी, ईमेल लिख देती थी, और वो लोग जवाब देते थे।
जो उनको चाहिए था सब भेज देते थे। तो आपने सबको लिखना है। आजकल तो आपको इतनी सुविधा है इंटरनेट पर कि कहीं भी लिख सकते हो, कुछ भी आपको मिल जाता है। पहले टाइम में तो पुस्तकें मिलना बहुत मुश्किल था। तो अभी तो आपके पास सुविधाएं ही सुविधाएं हैं। तो लेकिन उसमें कभी कभी परिश्रम थोड़ा ज़्यादा लगता है, परिश्रम करना है। कोई मौका नहीं छोड़ना कि मैं इसकी तैयारी में कोई कमी ना छोड़ूं, तो आप आगे जरूर बढ़ोगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। उनके लिए तालियां। ये ताली बजा 3-4 बार आप ताली बजाते हो ना, इससे भी आप हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। सर माझं नाव अक्षय आहे, अक्षय कदम। अक्षय, हां बताइए। सर मी UPSC साठी प्रिपेअर करतोय आणि मी FY BSc मध्ये आहे। तर ह्या कॉलेज डेजमध्ये UPSC साठी प्रिपेअर करण्यासाठी टाइम मॅनेजमेंट कसं करायला पाहिजे की जेणेकरून दोन्ही यांच्यावर लक्ष द्यायला मिळेल? हाँ देखो, अभी बैलेंस कैसे करना है। FY में आपको कितना समय आप कॉलेज में पढ़ते हो, कितना समय बचता है, उस समय में आपको ध्यान देना है। FY में आप 2 घंटे पढ़ोगे, दिन में 1 घंटा भी पढ़ोगे तो आपका काफ़ी हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन उसमें रेगुलरिटी आवश्यक है, रेगुलरिटी कि रोज़ का एक दिन आपने अपने जो मेन स्टडी है उसमें देना है। बाकी का बचा हुआ समय जो है वो आप उसमें देना है जो कंपटीशन में आप बैठ रहे हो, ठीक है। तो उसमें साथ साथ आपको ज़्यादा बोरियत ना हो, बोर्डम को बचाने के लिए भी थोड़ा आपकी थोड़ा स्पोर्ट्स है या म्यूज़िक है उसमें भी भाग लेना है, थोड़ा अपनी डाइट को भी देखना है। ये सब चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करते करते हमने करना है। तो ये देखना है कि अगर आप एट ए टाइम 2-4 चीज़ें भी कर सकते हो, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आप कंपटीशन में बैठ रहे हो तो ये ना हो कि स्पोर्ट्स में ही आधा दिन चला जाए। तो आपको ये देखना है कि आपका प्रायोरिटी क्या है, दोनों में प्रायोरिटी। लक्ष्य जो है कंपटीशन है तो उसको ज़्यादा समय दीजिए, इसको जो है, क्योंकि इसमें अगर आपको ये तो नहीं है कि आपको 80% मार्क्स लेना है तभी आप, क्योंकि आपका एम वो है, उसके लिए परसेंटेज कितना चाहिए, कंपटीशन के लिए परसेंटेज कितना चाहिए, हाँ 50, 60, तो आपको 60% अचीव करना है, ताकि 70 लक्ष्य बनाएंगे तो 60 मिलेगा। तो इस तरह आपको थोड़ा प्रायोरिटाइज करना है, थोड़ा मैनेजमेंट करके दोनों को। तो सिलेबस कितना है उसके ऊपर देखना है, सिलेबस कितना है और समय कितने महीने हैं, उस तरीके से आपने एक स्केड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप चलोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। तो थोड़ा सा उसमें स्केड्यूलिंग करके, टाइम टेबल बना के, किसी के साथ मदद लेके दिखाकर सिलेबस देखो कितना है, तो फिर हम एक्चुअल जो एक्शन प्लान जो हम बोलते हैं वो बना पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद। अक्षय और लक्ष्य दोनों पास पास में हैं, हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ एक मिनट थामा। सब लोग सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे? अभी हम क्या करेंगे, एक 3 मिनट का इंटरवल लेंगे, क्योंकि लगातार चलते जाएंगे ना तो कभी कभी क्या हमारे यहाँ एंट्री नहीं होता है। तो एक 3 मिनट का विश्राम लेंगे, ठीक है। 3 मिनट का विश्राम लेंगे, आप थोड़ा आराम करिए, आपस में बात करिए, ठीक है। आप यहाँ आगे बैठ जाओ, जिसने प्रश्न पूछना है आगे बैठ जाओ।